राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में कारकांश कुंडली पर एक और चर्चा लेकर के, जहां हम किसी भी जातक के जीवन में होने वाले व्यय को कैसे देखेंगे, इस पे चर्चा शामिल होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और अंतिम हिस्से में दिनेश जालानी जी के सवाल का उत्तर लेकर के उपस्थित होऊंगा। दिनेश जालानी जी, कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए और मैं ये बिल्कुल ही अपेक्षा ये रख के आप लोगों के सामने ये अब प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ एक कोई छोटा सा सवाल जो आपको प्रत्येक दिन परेशान कर रहा है वो लिख दिया करिए और प्रत्येक दिन के अंतिम तक के कार्यक्रम को अंतिम तक देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यूं छोटी सी यात्रा। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। मैंने कारकांश कुंडली में बताई थी बात कि जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ उपस्थित है उसे लग्न कुंडली में पहले देख लीजिए। अंश और कलाओं में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री के साथ उपस्थित है वो आपकी कुंडली में कौन है। नवांश कुंडली में वो कहां बैठे हैं, दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है। तो लग्न कुंडली में मैंने गुरु को सबसे ज्यादा डिग्री के साथ बिठाते हुए दिखाया है। वो जहां कहीं भी बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब आपको सिर्फ ये देखना है कि वो डिग्री में कितने पे हैं। कोई भी ग्रह जो हो, शनि मंगल राहु केतु को नहीं लेना है, शनि तक देखना है। उसके बाद नवांश कुंडली में वो ग्रह कहां बैठा, तो नवांश कुंडली में वो ग्रह यहां बैठे, मतलब वो जहां कहीं भी बैठे हों मैंने उनको 11 नंबर की राशि में बिठा दी है। अब आपको ये देखना है कि जो ग्रह नवांश कुंडली में बैठा है, जिस नवांश में बैठा है उसके पिछले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कौन सा ग्रह बैठा है, तो कौन सा ग्रह बैठा है? बुध, शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह होते हैं। बाकी शनि, मंगल, राहु, केतु ये पापक ग्रह होते हैं। सूर्य भी क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ, सर्वाधिक अंश बल के साथ उपस्थित है, वो नवांश कुंडली में जहां बैठा है उसके ठीक पिछले भाव में शुभ ग्रह बैठा है। तो जातक का धन सही और संपूर्णतया धर्म और धन जो उसका खर्च होता है वो सुनियोजित तरीके से अच्छी चीजों पे व्यय होता है। लेकिन अगर वहां पे पापक ग्रह की स्थिति बन रही होगी तो निस्संदेह उसका जो धन होता है वो गलत और अतिरेक या कई बार बुरी चीजों में भी खर्च होते देखा जाता है। यह सिंपल सा सूत्र जो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के व्यय को देख सकते हैं कि उसका व्यय कहां जा रहा है। मान लीजिए आपके सामने कोई किसी लड़के की रिश्ता कोई आता है, अब उस लड़के का व्यय कैसा है, वो लड़का कहां व्यय करता है, तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि उस लड़के का व्यय गलत जगह पे जाएगा या सही जगह पे जाएगा, वो उलझा हुआ रहेगा या बिल्कुल ही उसका व्यय संपूर्ण है, बिल्कुल ही परेशान करने वाला नहीं है, उसका व्यय बिल्कुल ही संकुचित नहीं है, मतलब अच्छे जगह पे उसका व्यय। अब जैसे उसमें अगर गुरु हो तो धर्म पे व्यय होगा, बुध हो तो कई बार कुटुंबजनों पे और अपने ऊपर भी व्यक्ति खर्च करता है, चालाक होता है। शनि हो तो व्यक्ति दूसरों के ऊपर कई बार जो है वो कम खर्च करता है, कंजूस प्रवृत्ति का हो जाता है। तो अगर ये स्थितियां होती हैं कि अगर उस भाव के पीछे जहां वो कारकांश ग्रह जो बना है, आपकी कुंडली में कारक ग्रह बन रहा है सर्वाधिक डिग्री वाला, उसके ठीक पीछे अगर शुभ ग्रह की राशि पर शुभ ग्रह बैठे हों, अगर कोई भी ग्रह बैठा ना हो, मान के चलिए यहां बुध नहीं बैठे होते, तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि वहां पे राशि कौन सी बनी है और वो भाव के अधिपति कौन है। अगर शुभ ग्रह की राशि बनी तो शुभ भाव में शुभ लक्षणों से युक्त उसका व्यय होगा, और अगर पापक ग्रह का भाव बना तो यानी कि उसके व्यय पाप से युक्त या कई बार अतिरेक या उसके व्यय में असंतुलन कायम रह सकता है।
इसे व्यय ऐसे देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन का व्यय कैसा है, इसको ऐसे देखने की स्थिति बनती है। यह छोटा सा कार्यक्रम था पर बड़ा महत्वपूर्ण था। अब इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझना चाहें तो इसको आप लग्न में रख लीजिए। तो 11 नंबर लिखा और लग्न में यहाँ पे गुरु को बिठा दिया। और जैसे जैसे नवांश कुंडली में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि लग्न कुंडली के आधार पर बिठाना है ग्रहों को या नवांश कुंडली पे। नहीं, नवांश कुंडली में जैसे ग्रह बैठे हैं वैसे वैसे ग्रहों को बिठाना है। लग्न कुंडली का काम खत्म, वहां पे सिर्फ चेक करना था कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है सर्वाधिक अंशों के साथ। और जैसे जैसे वो नवांश कुंडली में ठीक उसके आगे जो ग्रह बैठा है उसको ठीक आगे बिठा दीजिए, ठीक उसके बाद जो ग्रह बैठा है वैसे वैसे उस ग्रह को वैसे ही उन ग्रहों को बिठा लेना है। समझ में आ रही होंगी चीजें? ऐसे ही खाली बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही नहीं। हाँ, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। बात बताने से पहले एक बड़ी गंभीर बात है, बताऊं? दिनचर्या शुरू करने से पहले 10 मिनट बैठा और बैठने के बाद खूब रो दिया, मुझे भूलना मत, मैं आप ही का हूं, हमेशा याद आते रहना मुझे। और आपने मुझे कितने सुंदर नेत्र दिए हैं, कितने सुंदर कितना सुंदर शरीर दिया है, कितनी सुंदर आत्मा बनाई है, उसमें हमेशा ही प्रेम के हिलोरे उठाने वाले भाव भी देते रहना और हमेशा ही सबसे प्रेम करवाते रहना। मैं सबका प्रेमी हो जाऊं, कोई भी मेरा दुश्मन ना बने, हमेशा सबका हित बना रहूं, किसी का दुश्मन ना बनूं, कोई मुझसे नाराज ना हो, हमेशा आपको याद करता रहूं, हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनता रहूं, सबके लिए अच्छा बनता रहूं। और ऐसा करते 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 जब नेत्र झरझर झरझर बहने लगे तो समझ लो कि भक्ति का प्रवाह परम चरम पे है। और फिर जो आनंद आता है पूछो मत, बड़ा तीव्र। और जो व्यक्ति ये सोचता है, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, नाम पता नहीं क्या था, पर वो बड़ी मैंने उनसे कही बात कि ये भाव जागृत करना जरूरी है कि भगवान आपके लिए बड़े जो है वो बड़े बड़े काम करके बैठे हैं। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया, मैंने इतनी पूजा करी। वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। जो भगवान का शुक्रगुजार है, जो भगवान को बड़ा कहता है कि नहीं मुझे तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, मैंने तो आपको कभी याद भी नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, वही सच्चे मार्ग में सच्चा वही 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 है। अब आइए मैं आपको गीता जी का श्लोक बता देता हूं, अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अब यहां से धर्म की चर्चा करने वाले हैं। जिसके जीवन में धर्म है वो निसंदेह ज्ञानी हो जाता है और वो उसको बात हमेशा ही पता चलती रहती है कि वस्तुतः धर्म क्या कहना चाहता है और धर्म के अंग कैसे हैं, कैसे हमें जीवन जीना है। आप लोगों को एक बात बताऊंगा पर थोड़े ही दिनों में। एक बात और भी है, दिनेश जलानी जी की कुंडली अब यहीं पे ले लेता हूं, याद थी पर बात भूल गया, बात मैं बता दूंगा। जोधपुर राजस्थान से हैं ये और सवाल इन्होंने पूछा है कि नौकरी कब लगेगी। आइए इनके सवालों का उत्तर दे देता हूं। दिनेश जलानी जी ने सवाल पूछा है, राजस्थान जोधपुर के हैं ये, वहीं के हैं ना, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ, जोधपुर राजस्थान के हैं ये। सवाल इनका नौकरी के बारे में है। मीन लग्न की कुंडली, लग्न में ही गुरु और चंद्रमा बैठे हैं और ये अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, मंगल भी बढ़िया है, दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव के अधिपति के ऊपर शनि का तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं दिनेश जी, आप जितनी जल्दबाजी में है ना कि मेरी जल्दी से नौकरी हो जाए, ये दरअसल उतना ही विलंब कर रहा है। तो पहले अपने आप को फोकस में रखिए कि मैं अभी और ज्यादा पढ़ लूं थोड़ा सा। 1998 के हैं आप, इतनी जल्दबाजी क्यों है भगवान? मैं समझता हूं कि नौकरी तो है आपकी कुंडली में, सरकारी क्षेत्र में सूर्य और मंगल दशम स्थान को देख रहे हैं और पद वाली है, पर थोड़ी जल्दबाजी नहीं, अभी रुक जाइए। मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में 2023 के अक्टूबर के बाद जो योग बन रहा है वो बड़ा अच्छा बन रहा है और मैं समझता हूं कि उसी समय के बाद आपकी कुंडली में नौकरी के योग जागृत हो रहे हैं। तो रुक जाइए प्रभु, थोड़ा रुकना होगा। अगर चाहते हैं बहुत जल्दी तो सूर्य को अर्घ बहुत जल्दी क्या है, अभी तो 1998 के हैं, अभी तो बहुत आपसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो बेरोजगार है, घूम रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आप अपने आप को और भी थोड़ा सा सुदृढ़ करिए। और एक बात और कहूंगा, शनि नीच का है, जिसका नीच भंग हो रहा है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी गंभीरता को थोड़ा सा और भी बढ़ाना होगा। गुरु चंद्रमा है, आप गंभीर वैसे भी हैं, प्रकृति आपकी बहुत अच्छी है, गुरु चंद्रमा लग्न में है, बहुत बेहतर है। 2023 के 10वें महीने के बाद कुंडली अच्छी बनी है, पर बुद्धिमान
नहीं है, आप थोड़े कमजोर हो रहे हैं बुद्धिमानी से, क्योंकि बुध यहाँ पे पंचम भाव में अकेले बैठ रहे हैं। इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया था कि पंचम भाव के बुध व्यक्ति को निर्णय और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर देते हैं। ये बात बन रही है। आप मीन के हैं, किसी के सुनते नहीं होंगे, कान के कच्चे ना बनिएगा, ये बात समझते में आती है। नौकरी लग जाएगी 2023 के 10वें महीने के बाद, और वो लगातार योग बन रहा है, 2027 के जनवरी तक योग बनेगा। तो आप आराम से अभी रहिए और बिल्कुल भी ना घबराइए। पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, माता के साथ संबंध भी प्रेम पूर्वक ही रहने वाले हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।